नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शायद सरवाटी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे, जो आपके यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी हुई है। ये कहानी हमारे चैनल पे पहले से ही पढ़ी है, लेकिन तब मैं जो पीजी का कोर्स करा रही थी उसमें आप में लगी थी। तो पीजी के सिलेबस में जो लगी हुई कहानी है, तो पीजी में इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितना नेट में। तो नेट में लगी है इसलिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो कहीं से भी एनटीए घुमा के पूछता है। तो इसीलिए हम एक एक महत्वपूर्ण लाइनों को, कथनों को देखते हुए चलेंगे। तो देर न करते हुए सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था। इनका शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, उपन्यासकार के थे और पत्रकार और अनुवादक थे। इन्होंने डीयू से इतिहास से एमए किया था और 1959 से 72 तक ये यूरोप में समय इन्होंने बिताया था। इनकी पत्नी का नाम था गगन गिल, वो भी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। तो फिर इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को हुई थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं, जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिनके कारण इनकी प्रसिद्धि हुई है, तो इसमें आते हैं वे दिन, लाल टीन की छत, तीसरा है एक चिथड़ा सुख और चौथा है रात का रिपोर्टर। ये ज़्यादा चर्चित उपन्यास इनके हैं। इनको जो अब तक के सम्मान मिले हैं उसमें सम्मान में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, मूर्ति देवी भी मिल चुका है, पद्म भूषण आदि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पुरस्कार मैं इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं कि निर्मल वर्मा जी को या किस कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले ही कहानी के स्टार्टिंग में ही एक इंग्लिश लेखक कैथरीन की कथन है कि कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। तो ये कैथरीन की पंक्तियों से कैथरीन के जो कथन है उससे कहानी का शुरुआत होते हैं। तो चलिए आप देर न करते हैं कहानी की ओर। ये पूछ भी सकता है कि किस अंग्रेजी लेखक का कथन परिंदे कहानी में आया है, या परिंदे कहानी का शुरुआत किस अंग्रेजी लेखक से होता है। तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका। तो इसमें मुख्य पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य पात्र में लतिका है, मेजर ग्रीश जो लतिका का प्रेमी था, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन जो हॉस्टल का नौकर होता है, फादर एलमंड होता है, हेमंती, सुधा और जूली ये हॉस्टल की लड़कियां हैं, मिस्टर हुबर्ट, मिस वुड जो प्रिंसिपल हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल फटी आकृत खींचने लगी। 7 नंबर कमरे, कौन से 7 नंबर कमरे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किस नंबर का जिक्र आया था, किस नंबर के कमरे का जिक्र आया था। तो 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठाकुर का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया, स्वर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर होती रही, फिर दरवाजे की चटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़क का आवाज था। लैंप में तेल खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था। तो अब पूछ सकता है कि 7 नंबर कमरा किसका था? तो सुधा का कमरा था, याद रखिएगा। इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? करीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर। कहा
कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने में दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। उसके आलस और काम से टालमटोल करने के लिए किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही हो। जूली, नाम याद रखिएगा जितने भी लड़कियों के आ रहे हैं। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का सर कड़ा हो आया। जूली सकचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती, अब हेमंती का भी नाम आया है, हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद ही नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, मतलब वो झूठ बोल रही है, जाएगी नहीं, इसलिए वो बोल रही कि मुझे स्नोफॉल बहुत अच्छा लगता है। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समा लेता। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की ससराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह आती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेट और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हुबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हुबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलता पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हुबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। हुबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाफ रहे थे लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाया है। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर हुबर्ट, शोपा और चायवॉस्की
के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और इसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हमें मिलकर कन्विंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिर पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे। कौन थे? मुखर्जी कहते आधे बर्मी थे, जिनके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। वर्मा और जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसीलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वर्मा से आते हुए रास्ते में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किसकी पत्नी की? डॉक्टर मुखर्जी के ध्यान रखिएगा। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी का रास्ते में निधन हो गया था और वे बर्मा के रहने वाले थे। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा। कौन कह रहा है? डॉक्टर मुखर्जी कह रहा है। इम्पोर्टेंट कथन है। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठहरते हुए हंस पड़ते हैं, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस की एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज कभी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे से पार्कोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया है। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले साल से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं इसका क्या हुआ, हुबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्वता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर तक फैली, पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की भी महसूस होने लगी। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? कौन सुना है? फादर एलमंड, हुबर्ट ने कहा। पिछले 5 साल से। कितने साल से हुबर्ट को हो गया? 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते, मतलब डॉक्टर मुखर्जी की फादर एलमंड से नहीं बनती है। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बाहर में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस्टर ग्रीस नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठाकुर के बीच वह कुछ ठहर गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़कियों से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिर आया है। हवा की झोंकों से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूं पी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यही रहेंगे? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का
सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नॉकटर्न हुबर्ट की उंगलियों के बीच से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भौरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हों। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर तक बर्फियों की चोटियों से परिंदे के झुंड नीचे अनजाने देश की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दोनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार से उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिंह अंधेरे में चुपचाप जल रहा है। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर, मिस वुड को ध्यान रखिएगा क्या कहकर पुकारते हैं, ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हुबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भाव की याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे हुबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रशंसा हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हुबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया था, आई थी तो केवल ममता। वह चाहती तो उसको गलतफहमी को दूर करने में देर नहीं लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो हुबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। हुबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने श्रृंगार का नया कस लिया। सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ये किसने कहा है? लतिका को कहा है डॉक्टर मुखर्जी ने। हुबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुन की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हुबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। हुबर्ट उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, हुबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है। क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता है? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? नहीं, शायद मर भी जाऊँगा। हुबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से, यहाँ से इम्पोर्टेंट कर ले, कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक है। इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। हुबर्ट विस्मित से डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मारने का एहसास नहीं होता।
डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हुबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों को बुझती हुई लो को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिलानागा क्लब जाया करती थी। किस क्लब को जाती थी? बिलानागा क्लब को जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। गिरीश नेगी कौन था? लतिका का प्रेमी हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रोज कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। कौन था? गिरीश नेगी क्या था? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर तथा लतिका हुबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जिससे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल है। मरने वालों के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हुबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक और प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पे हुबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो हुबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट हुबर्ट। मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल में ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंख हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसीलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सोच गई। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से ही उसे जड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता जहाँ वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते हैं। अब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही हैं, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाएं। पिछले साल बर्फ या पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, हुबर्ट साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम नहीं रहा आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में
वह अभी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। लतिका की इच्छा हुई कि वह हुबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैर में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उमड़ता हुआ देखती रही। हुबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सामा सा दयनीय हो जाता तब लगता कि वह अपनी मूक निरीह रचना से उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती और न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता। उसे लगता कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गार्ड बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत चट खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठकर खड़ी हुई, बिस्तर को तह कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए बड़े आईने तक गई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे से अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उस खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहा करता था। उनके गंदोले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती हैं। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसलखाने के भीतर की साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूम में इस्तेमाल करती रही थी। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा सा डर लगा था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे शांत करने लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है, स्कूल या हॉस्टल जब खाली हो या घर ही हो एकदम खाली हो तो डर लगता है। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती तब वह करीमुद्दीन को रात देर तक बातों में उलझाए रखती है। बातों में जब वह खोई सी हो जाती तब करीमुद्दीन लैम्प बुझाकर चला जाता है। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तरा लगवा देती। लतिका ने कंधों से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धारा बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघछन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभरते आते, कभी छिप जाते, मानो चलती ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंकों से उसकी आंखें झप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतने ही आलस घना हो जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपये देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियों के पीछे छोड़ जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं है। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच करती रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर से भी इससे छुटकारा मिल जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब उसके सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं, तब वह क्या कहे। डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल में घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की से भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाल गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाज़ें स्कूल चैपल का दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी।
ब्लेसेड और द मी। फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्मन ऑफ द माउंट। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन के बीच बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से गुजर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी, और जब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हूँ। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे ढकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर चींटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने में हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रुकुटियां चढ़ गईं। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घटते हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दी दैट followeth me shall not walk in darkness but shall have the light of the light। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट से भरी जम्हाई ली। अब यह किस्सा खत्म होगा। इसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सब जाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के ओठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रही और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहा। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते हैं। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट मार्च करते हुए फौजी बूट चप्पल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। एक नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर होबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के स्ट्रॉन्ग पियानो बजाना पड़ता था। रॉबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए होबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते हुए उसने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड कैंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी होबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने और सिमटने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंद गए। लतिका को लगा उसका जोड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख लतिका ने चुपचाप बालों से लगे क्लिप को कस कर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने होबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीम उद दिन की बात याद हो गई। रात भर होबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके होबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर सिर झुका, केवल होबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड कैंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाफती हुई सांसों को आकाश की आगाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर लंबे चौकोर शीशे पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे यह भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके पास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी दोनों आंखें खोल दी हों। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न
रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत के धुन को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। एक पागल सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशों के परे पहाड़ी, सूखी हवा में झुकी हुई बीपिंग ब्लोज की कांपती हुई टहनियों, पैरों तले चीड़ के पत्ते की धीमी सी चिरपरिचित खड़-खड़। वहीं पर ग्रीस एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े हुए सबल कंधे। अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स वोअर यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगता। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कहूँगी, वह कभी नहीं आया। बुरुंस का लाल फूल। अब किस फूल का जिक्र आया है परिंदे कहानी में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बुरुंस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे, उसी में से मुसा हुआ बुरुंस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ है? हाउ क्लिमजी। उसके बालों में ग्रीस का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा? वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ग्रीस ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर ग्रीस का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। ग्रीस ने उस बिंदी का अपने होठों से छुआ। उसने उसके नंगे सिर को अपने हाथों से समेट लिया। लतिका, ग्रीस ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। उसका यह नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। क्या रखा था नाम? मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। कौन कहता था? ग्रीस, लतिका को चिढ़ाने के लिए। लतिका, सुनो, ग्रीस का सुर कैसा हो गया था? ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीने में वापस आऊँगा। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीस कह रहा है, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड कैंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वर में डूबा हुआ गिर रहा था। उठ रहा है। हुबर्ट ने सिर मुड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे, ध्यानमग्न, प्रायस्तः मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया? हुबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। वह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एडमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। हुबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम को कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मेडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मेडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। बीपिंग ब्लोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई थी। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड का लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखरा, किंतु
फादर अलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुलझुलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर अलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चप्पल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगल पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंच गया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में वर्मा जाना काफ़ी कठिन है। फादर मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है, कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछे मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर अलमंड अपने दिल में दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर अलमंड कुछ हद से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी। फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहें में क्रॉस किया। फादर अलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे कुछ और नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ है। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? हुबर्ट अब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी। और पियानो के संगीत के सुर रुई की छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रही थी। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट से उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, हुबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो में निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटा सा मात है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छाया मुंह में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांस से समर्पित कर जाती है और जो मर जाती है, किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसीलिए मरकर भी जीवित रहती है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर की मृत्यु ऐसे ही आती है। अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। तो आज वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कहानी थोड़ा बड़ी है। तो इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।